मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 एवं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप परीक्षा ऐप पर उपलब्ध लाइव वीडियो कोर्सेज एवं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का उपयोग करके अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप कोई भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स परचेस करते हैं तो हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV40 का उपयोग करके आप 40% का डिस्काउंट प्राप्त करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और आज एक बार फिर से आपके सामने हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस सेट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का और ये आधारित है आपके परीक्षा पैटर्न पर। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ जाते हैं, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सेम उसी पैटर्न पर उसी फॉर्मेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है विकास का क्या अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है। यहाँ पर बाल विकास के संबंध में आपसे विकास का अर्थ पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला, तीसरा है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला और चौथा ऑप्शन है परिपक्वता की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो सबसे पहले तो हमें विकास का अर्थ पता होना चाहिए। तो बाल विकास के संबंध में जो विकास का अर्थ होता है उसमें शारीरिक वृद्धि को तो शामिल किया ही जाता है। इस विकास में किसी भी बालक की शारीरिक वृद्धि को शामिल करते हुए उसकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन जो उसमें देखने को मिलते हैं, उसकी रुचियों में, आदतों में, जीवन मूल्यों में, स्वभाव में आदि देखे गए सभी परिवर्तनों को विकास में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है विकास का सामान्य शब्दों में छोटा सा अर्थ। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, विकास का जो अर्थ क्या है, तो यहाँ पर अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। ठीक है, बाल विकास की मुख्यतः 6 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें प्रथम होती है शैशवकाल। शैशवकाल की जो आयु है वह होती है 0 से 2 वर्ष तक। इसके बाद में आती है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो आयु होती है वह होती है 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। और फिर आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो आयु होती है वो होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। और यही अवस्था जो होती है सबसे जटिल अवस्था होती है किशोरावस्था की। इसके बाद में आता है आपका पौणावस्था। 18 वर्ष से 65 वर्ष तक। पौणावस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, युवा पौणावस्था एवं परिपक्व पौणावस्था। और फिर होता है आपका वृद्धावस्था या फिर वृद्ध पौणावस्था। यह 65 वर्ष से जो आगे की आयु होती है वो होती है आपकी वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये होती हैं विकास की अवस्था, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की अवस्था जो आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वृद्धावस्था में। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का जो विकास होता है वह होता है बाल्यावस्था में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था आपकी 2 वर्ष से 12 वर्ष की जो आयु होती है ये बाल्यावस्था होती है। और बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु। ठीक है, और एक होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की मध्य में जो आयु होती है वो उत्तर बाल्यावस्था की होती है। ठीक है, तो इसी बाल्यावस्था में गर्व तथा शर्म जैसी भावनाओं का विकास होने लगता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है BN झा, स्किनर, डेविस या फिर वुडवर्थ। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। स्किनर का ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनोविज्ञान
आपको कमेंट बॉक्स में मनोविज्ञान के संबंध में परिभाषा लिखनी है कि मनोविज्ञान क्या है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में जाएं और मनोविज्ञान के संबंध में जितना भी जो कुछ भी आप जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है, या फिर यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि विकास का कौन सा सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित, ठीक है। दूसरी ऑप्शन सी है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो बिल्कुल विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। और ऑप्शन डी है यहाँ पर, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास प्रक्रिया नहीं है, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है यहाँ पर, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो ये सिद्धांत विकास का यहाँ पर इस आंसर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है। सभी की विकास दर में भिन्नता पाई जाती है, और ये विकास दर जो होती है वह अलग अलग प्रकार से हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 है मानव व्यक्तित्व परिणाम किससे संबंधित है? मानव व्यक्तित्व परिणाम किससे संबंधित है? तो केवल आनुवंशिकता से, पालन पोषण और शिक्षा से, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया से, या फिर केवल वातावरण से। तो मानव व्यक्तित्व एवं परिणाम किससे संबंधित है? तो यह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से, ठीक है। किसी भी बालक के विकास पर यह दोनों आनुवंशिकता और वातावरण, इन दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया मानव व्यक्तित्व परिणाम से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? ज्ञानवर्धक के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, पारिवारिक परिवेश पर, पर्यावरण के प्रयोग पर, या फिर प्रारंभिक जीवन में घर की पढ़ाई पर। बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है पारिवारिक परिवेश पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है पारिवारिक परिवेश पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, शिक्षकों के कार्य आसान करने के लिए, समय बिताने के लिए, या सहयोग एवं संतुलन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहयोग एवं संतुलन के लिए। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो सहयोग एवं संतुलन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है? सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है? तो यह होता है ऑप्शन ए किशोरावस्था में, और यही अवस्था जो है बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था इसे माना जाता है। तो किशोरावस्था की जो आयु होती है वह होती है 12 से 18 वर्ष तक, और इसी अवस्था में बालकों में बहुत ही जटिल परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और इनके शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में ही बहुत ही अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ठीक है। इनमें से जो है यह परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का नियम है
इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनी हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और साथ ही साथ आप आई बटन पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो इसका सी हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण। और यह जो संवेदी प्रेरक चरण है या इसे हम संवेदीय पेशी अवस्था भी बोलते हैं, यह बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था होती है। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था। और इस अवस्था में बालक जो होता है वह पेशियों के माध्यम से सीखता है, जैसे नाक, कान, मुंह और स्पर्श शक्ति आदि के माध्यम से सीखता है। ठीक है, यह होती है संवेदी प्रेरक अवस्था और इसी अवस्था में वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जानते हैं किस नाम से, आत्म सत्करण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, आत्म सत्करण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 लगा हुआ है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्रों में बढ़ती है शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, पारिश्रमिक करने की भावना या फिर आत्मनिर्भरता। तो जब छात्र अधिकांश कार्य या फिर अपने सभी कार्य स्वयं के हाथों से करता है तो उसमें बढ़ती है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 15, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रोवेल से, किलपैट्रिक से, आर्मस्ट्रॉन्ग से या फिर मैक्ड्यूगल से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किलपैट्रिक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, सफल समावेशन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सफल समावेशन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है पृथक्करण, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी है अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन सी है क्षमता संवर्धन और ऑप्शन डी है संवेदनशीलता। तो सफल समावेशन में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है तो पृथक्करण, ऑप्शन ए इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर निर्धन तथा गरीब बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे और अनुसूचित जनजाति के बच्चे। तो यहाँ पर है ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालकों में शामिल किया जाता है तो इन सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है, एलेक्सिया किससे संबंधित है? एलेक्सिया किससे संबंधित है? तो एलेक्सिया जो है यह एक विकृति है, बालकों में पाई जाने वाली एक विकृति है और यह संबंधित है ऑप्शन ए पढ़ने की क्षमता से। एलेक्सिया यह पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करने वाला एक प्रकार का रोग इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 19 है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फुदकना या फिर दौड़ना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन ए लिखना। ठीक है, ऑप्शन ए लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन 20 है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। तो इनमें से कौन सी जो है सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी अपरिवर्तनशीलता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है ये आपको बताना है। आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर या फिर जीवन यापन पर। तो आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है? निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सीखने की क्षमता पर। ठीक है, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसी के साथ यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने फैमिली मेम्बर तक जो भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका मित्र हो, दोस्त हो, यार हो, सखा हो या फिर कोई भी हो, सभी तक आपको इस वीडियो को शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण है? विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण है? तो वैसे तो विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने के कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर हमें इस
क्वेश्चन के आंसर की बात करनी है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन 23 है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास, कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या फिर तत्परता से? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण के क्षेत्र में 6ES शिक्षण रणनीति में कौन सम्मिलित है? शिक्षण के क्षेत्र में 6ES शिक्षण पद्धति रणनीति से में कौन सम्मिलित है? संलग्न, अन्वेषण, मूल्यांकन या फिर ऑप्शन डी ए सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी 6ES शिक्षण रणनीति में सम्मिलित हैं। ठीक है, संलग्न, अन्वेषण और मूल्यांकन, ये सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी सुनाना या फिर प्रश्न पूछना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, कहानियाँ सुनाना। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह बच्चों को समय समय पर उनका एंटरटेनमेंट करता रहे, कहानियों के माध्यम से उसे नए नए ज्ञान की अभिव्यक्ति विद्यार्थियों के लिए करवाता रहे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कहानी सुना। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम, अनुबंध, प्रायोगिक अधिगम या फिर आकस्मिक अधिगम? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। ठीक है, अगला है, शिक्षण नियंत्रण अनुदेशन विधि में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? शिक्षण नियंत्रण अनुदेशन विधि में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पर पाठ प्रदर्शन विधि, अनुवर्ग शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि या फिर ये सभी? तो शिक्षण नियंत्रण अनुदेशन विधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित हैं ये सभी, पाठ प्रदर्शन विधि, अनुवर्ग शिक्षण विधि और व्याख्यान विधि, ये सभी शिक्षण नियंत्रण अनुदेशन विधियों में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया में क्या अंतर्निहित है? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या फिर विचारात्मक प्रक्रिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विचारात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गैने का या फिर हल का? तो यह जो परिभाषा है, यह कथन है, यह किसका है? तो यह है आपका वुडवर्थ का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित है? शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित है? मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर? तो शिशु का अधिकांश व्यवहार जो आधारित है वह किस पर है? तो मूल प्रवृत्तियों पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसी प्रकार की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और इसके बाद भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, चाहे एनवायरनमेंट का हो, मैथ्स पेडागोजी का हो, मैथ्स का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, सभी प्रैक्टिस सेट आपको अगले 1 महीने में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मुलाकात होगी आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।